किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों पेश है मुख्य कृषि समाचार। प्रदेश में होंगे 15 और जनपद सूखाग्रस्त घोषित। उत्तर प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री ने कही रायबरेली स्थित इकाई जैसी होगी जर्सी पशु प्रजनन में वृद्धि। उद्यान निदेशक ने बागवानों को दी बागवानी के तकनीक की जानकारी। उत्तर प्रदेश के लघु सिंचाई मंत्री ने अनुदान के संबंध में बताया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को मिलेगा अधिक अनुदान। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2013 के तहत 64 लाभार्थियों के किए ऋण स्वीकृत। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के 15 जनपद जल्द ही सूखाग्रस्त घोषित होंगे। जनप्रतिनिधियों एवं जिला अधिकारियों की मांग पर मुख्य ऐसे सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने का प्रस्ताव मांगा है जहां 60% से कम वर्षा हुई है। उत्तर प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री ने रायबरेली स्थित जर्सी पशु प्रजनन इकाई में जर्सी पशुओं के प्रजनन में वृद्धि करने तथा प्रजनन इकाई को सुदृढ़ बनाने और जर्सी पशु की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस फार्म की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जर्सी उत्पादन करना है। प्रदेश की पशु प्रजनन नीति के अनुसार डास्प योजना के अंतर्गत क्रॉस बीट सांडों के उत्पादन करने हेतु 40 साहीवाल तथा 18 हरियाणा नस्ल की गायों को फार्म में रखा गया है। उन्होंने बताया कि रायबरेली की यह इकाई 58.5 एकड़ में स्थापित की गई है। उद्यान निदेशक ने बागवानों को बताया कि यह समय पुष्प अलंकृत बागवानी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। शीतकालीन पुष्प जैसे डहेलिया, गुलदाउदी, पैंजी, बरवीना, एंटीराइनम, फ्लॉक्स, स्वीट एलाइनम, स्वीट सुल्तान, पी मटर आदि की बुवाई व रोपाई आ गया है। यह समय गुलाब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय गुलाब की क्यारियों की निराई करके साफ सफाई का कार्य कर लेना चाहिए। मूल वृंत से निकलने वाले संकुलों को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। क्यारियों की हल्की गुड़ाई करके खाद का प्रयोग करें तथा हल्की सिंचाई भी करते रहें। उत्तर प्रदेश के लघु सिंचाई मंत्री ने बताया कि शासन द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लघु कृषि लाभार्थी को 5,000 रुपए, सीमांत कृषकों को 7,000 रुपए तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु तथा सीमांत कृषक लाभार्थियों को 10,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। लघु सिंचाई मंत्री ने बताया कि पंप सेट खरीदने के लिए सामान्य वर्ग के लघु कृषकों को 4,500 रुपए, सीमांत कृषकों को 6,000 रुपए तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लघु सीमांत कृषकों को 9,000 रुपए अनुदान दिया जा रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के न्यूनतम 51% लाभार्थियों को 100% अनुदान देने की व्यवस्था है। इस वर्ग के अति करीब 10 कृषकों के समूह को इकाई लागत का 75% अधिकतम 3,92,000 रुपए अनुदान मान्य किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2013 के अंतर्गत कुक्कुट इकाइयों, कॉमर्शियल लेयर फार्म व ब्रायलर पैरेंट फार्म की स्थापना हेतु बैंकों द्वारा 64 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया है। इन इकाइयों की स्थापना पर 108 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है। अब तक कुल 164 कॉमर्शियल लेयर्स फार्म व ब्रायलर पैरेंट फार्म हेतु प्रस्ताव हुए थे, जिन्हें कुक्कुट विकास विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें से 102 यूनिटों में मुर्गी पालन हेतु फार्म निर्माण कार्य चल रहा है। यह जानकारी संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग ने दी। उन्होंने बताया कि अब तक 45 कॉमर्शियल लेयर्स फार्म की स्थापना की जा चुकी है। उक्त कुक्कुट में 12,30,000 कुक्कुट पाले गए हैं। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह। रबी फसलों की बुवाई से पूर्व बीज जनित रोगों से बचाव के लिए बीज शोधन तथा भूमि जनित रोगों से बचाव के लिए भूमि शोधन करें। रोटावेटर से एक ही बार में किफायती खेत की तैयारी करें। गेहूं की बुवाई एवं उर्वरक की गहराई में डालने तथा कम व्यय में कतार में बुवाई के लिए जीरो टिल फर्टी ड्रिल मशीन का प्रयोग करें। धान की ठूंठ महत्वपूर्ण है, इसे जलाएं नहीं क्योंकि इसको खेत में सड़ाने पर खेत के जीवांश की मात्रा बढ़ती है जिससे उपज में वृद्धि होती है। आलू, चना, मटर, मसूर व राजमा की बुवाई शीघ्र पूर्ण करें। अगेती आलू की फसल को सफेद मक्खी, लीफ हॉपर तथा कटुकी से बचाने हेतु मोनोक्रोटोफॉस 40 EC की 1
2 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आलू की मुख्य फसल बुआई हेतु कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी बहार, कुफरी सदाबहार, कुफरी बादशाह, कुफरी सतलुज, कुफरी लालिमा की प्रजातियों की बुआई करें। संकर टमाटर की खेती हेतु पौध की रोपाई करें। टमाटर की पौध में मोजैक रोग की रोकथाम के लिए संस्तुति अनुसार उपचारित करने के उपरांत रोपित करें। पालक, मूली, शलजम, चुकंदर, गाजर की संस्तुत प्रजातियों की बुवाई करें। मसाले वाली फसलें जैसे जीरा, सोया, धनिया, सौंफ, मेथी, कलौंजी, अजवाइन तथा सोया की बुवाई का उचित समय है। आम के बाग में प्रथम 10 वर्षों तक अधिक लाभ के लिए अंतः फसल के रूप में आलू, मिर्च, टमाटर, मटर तथा ग्लैडियोलस की खेती करें। चारे के लिए जई की विभिन्न प्रजातियों जैसे कैंट, बुंदेल, नरेंद्र जई, बुंदेल जई 822 एवं बुंदेल जई 851 की बुवाई करें। बुंदेल जई 822 बुंदेलखंड के लिए उपयुक्त है। शेष प्रजातियां पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त हैं। मत्स्य पालक इस बात पर विशेष ध्यान दें कि तालाब के पानी का तापमान कम हो रहा है, अतः मछलियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप आहार दें। तालाब में आवश्यक जल स्तर बनाए रखने के लिए समय समय पर ताज़ा पानी भरें। जाड़े के मौसम में एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम नामक बीमारी मछलियों में पाई जाती है। इसे बचाव के लिए तालाब में चूना 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर डालें अथवा सीफैक्स 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर तालाब में छिड़काव करें। यदि मछलियां रोगग्रस्त हैं तो आहार के साथ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, विटामिन व मिनरल मिक्सचर दें। यदि यूकेलिप्टस की पौध उगाना चाहते हैं तो उन्हें अंकुरण कक्ष में बो दें। वृक्षारोपण क्षेत्रों की निराई गुड़ाई करें। और आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भावों पर। गेहूं एटा 1460 रुपए प्रति कुंतल, इटावा 1400 रुपए प्रति कुंतल, सीतापुर 1453 रुपए प्रति कुंतल, वाराणसी 1660 रुपए प्रति कुंतल। चावल एटा 2150 रुपए प्रति कुंतल, इटावा 2160 रुपए प्रति कुंतल, सीतापुर 2060 रुपए प्रति कुंतल, वाराणसी 1995 रुपए प्रति कुंतल। चना एटा 3250 रुपए प्रति कुंतल, इटावा 3200 रुपए प्रति कुंतल, सीतापुर 3500 रुपए प्रति कुंतल, वाराणसी 3585 रुपए प्रति कुंतल। गुड़ एटा 3260 रुपए प्रति कुंतल, इटावा 3100 रुपए प्रति कुंतल, सीतापुर 3375 रुपए प्रति कुंतल, वाराणसी 3420 रुपए प्रति कुंतल। अब मंडियों में सब्जियों के भाव। एटा 1920 रुपए प्रति कुंतल, इटावा 2051 रुपए प्रति कुंतल, सीतापुर 2080 रुपए प्रति कुंतल, वाराणसी 2170 रुपए प्रति कुंतल। प्याज एटा 1860 रुपए प्रति कुंतल, इटावा 1750 रुपए प्रति कुंतल, सीतापुर 1580 रुपए प्रति कुंतल, वाराणसी 1830 रुपए प्रति कुंतल। टमाटर एटा 1800 रुपए प्रति कुंतल, इटावा 800 रुपए प्रति कुंतल, सीतापुर 1600 रुपए प्रति कुंतल, वाराणसी 1580 रुपए प्रति कुंतल। बैंगन एटा 540 रुपए प्रति कुंतल, इटावा 600 रुपए प्रति कुंतल, सीतापुर 840 रुपए प्रति कुंतल, वाराणसी 740 रुपए प्रति कुंतल। और अब मंडी में फलों के भाव। केला एटा 5100 रुपए प्रति कुंतल, इटावा 6400 रुपए प्रति कुंतल, सीतापुर 5260 रुपए प्रति कुंतल, वाराणसी 6120 रुपए प्रति कुंतल। सेब एटा 1950 रुपए प्रति कुंतल, इटावा 1960 रुपए प्रति कुंतल, सीतापुर 1900 रुपए प्रति कुंतल, वाराणसी 2110 रुपए प्रति कुंतल। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अब हमें दीजिए अनुमति। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद। जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कृषि दर्शन के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, तिलहन में सरसों की फसल एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। न केवल घरेलू बल्कि व्यावसायिक दृष्टि से भी ये किसानों को बहुत ही फायदा पहुंचाने वाली फसल है। आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहांपुर से डॉक्टर LB सिंह को। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम ये करना चाहेंगे कि सरसों की फसल किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी फसल है, तो इसकी बुवाई का क्या ये उपयुक्त समय है या किस समय इसकी बुवाई करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। किसान भाइयों, इस समय वैसे तो ये समय जो चल रहा है वो अब सरसों के लिए जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन अगर किसान भाई 2-1 दिन में अगर अपनी बुआई करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कर दें। वैसे लेट के लिए कुछ प्रजातियां हैं जो बुआई आप कर सकते हैं, जिसमें आशीर्वाद एक प्रजाति है, वरदान एक प्रजाति है, उसको आप बो सकते हैं। अभी समय है, आप बो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी प्रजातियों के बारे में आपने जानकारी दी, तो कुछ क्या ऐसी भी प्रजातियां हैं जो देर से बोने के बावजूद लाभकारी फसल हमारे किसान भाइयों को दे सकती हैं, और उनके बीज कहाँ उपलब्ध होंगे, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। किसान भाई, अगर आपको बीज की आवश्यकता है, बीज आपको खरीदना है, तो कृषि विभाग के जो सीड स्टोर हैं वहाँ से आप बीज प्राप्त कर सकते हैं, या उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उन सभी कृषि विश्वविद्यालय में बीज की व्यवस्था है, वहाँ पर आप जा कर के बीज प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं।
बाकी सरकारी जितनी बीज की दुकानें हैं वहाँ पर उपलब्ध होगा। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई प्रजातियों के बारे में बात, लेकिन जब एक किसान किसी फसल का चयन करता है तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वो भूमि का चुनाव कैसे करे। तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए कि किस प्रकार की भूमि का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। वैसे तो सरसों की बुआई के लिए सबसे अच्छी जो भूमि की बात होती है वो दोमट, बलुई दोमट भूमि है जी। और कुछ प्रजातियां तो ऐसी हैं जो कि ऊसर भूमि में भी हम उसकी पैदावार ले सकते हैं जी। ऊसर भूमि में पैदावार के लिए जो है नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की नरेंद्र 8501 एक प्रजाति है जी। और CS 52 और CS 54 ये जो है करनाल की प्रजाति है, ये ऊसर में अच्छी तरीके से उगाई जा सकती है और इसकी पैदावार हम ले सकते हैं जी। और दूसरी बात यह है कि जब किसान भाई खेत की तैयारी करें तो उस समय ये देख लें कि हम जमीन में नमी खूब होनी चाहिए और रोटावेटर से अच्छी तरीके से जुताई करके और खेत की जमीन को भुरभुरी जो है बना लें, तो उसमें अगर बुआई करते हैं तो बहुत अच्छी पैदावार हो सकती है जी। डॉक्टर साहब, एक अच्छी फसल पाने के लिए कुछ उर्वरकों का भी प्रयोग करा जाता है जिससे कि उनमें रोग और कीटों से बचाव के साथ साथ एक अच्छी फसल भी प्राप्त हो। तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए कि किस प्रकार के उर्वरकों का और कितनी मात्रा में, क्योंकि मात्रा का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। उर्वरक का प्रयोग का जहाँ तक सवाल है तो किसान भाइयों के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अपनी जमीन का, मिट्टी का जाँच कराने के उपरांत ही उर्वरक का प्रयोग करें। उसमें जो उनको सलाह दी जाए उसके अनुसार डालें। अगर वो जांच नहीं करा पाते हैं तो संतुलित उर्वरक का प्रयोग सरसों में अगर करते हैं तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं, जिसमें कि नत्रजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस जो है 60 किलोग्राम, पोटाश जो है 60 किलोग्राम। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो अच्छी तरह से उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन फास्फोरस जो दें उसको अगर सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में देते हैं तो सल्फर की बचत हो जाती है। अगर सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में नहीं देते हैं तो 40 किलोग्राम सल्फर, जिसको गंधक कहते हैं, उसका प्रयोग किसान भाई जरूर करें। अगर DAP देते हैं तो DAP के साथ 200 किलोग्राम जिप्सम का प्रयोग अवश्य करें और उसी के साथ साथ खेत में अंतिम जुताई पर 60 कुंटल गोबर की सड़ी खाद जरूर खेत में डालें, तो उससे जो है बहुत अच्छी पैदावार होगी और हमारी फसल जो है अच्छी होगी जी। डॉक्टर साहब, किसी भी फसल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जल प्रबंधन भी होता है, तो किस तरह से जल प्रबंधन करना चाहिए और इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? किसान भाइयों को ये देखना चाहिए कि जो हमारी सरसों है इसमें जो सिंचाई है, जो प्रमुख सिंचाई है वो ये है कि जब फूल आने लगे, आते समय तो सिंचाई जरूर करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि फलियों में जब देख लें कि दाना बन रहा हो उस समय सिंचाई अवश्य करें। लेकिन अगर हल्की भूमि है तो कम से कम 30 से 35 दिन पर पहली सिंचाई कर दें और दूसरी सिंचाई 55 से 65 दिन पर करें। वैसे तो पहली सिंचाई 25 से 30 दिन बाद जो नॉर्मल सिंचाई होती है वो 25 से 30 दिन बाद करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक अच्छी फसल पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है कि उसको रोग और कीटों से भी बचाया जाए, तो थोड़ी सी जानकारी इसके विषय में दें कि किस प्रकार के रोग इस फसल में लग सकते हैं और उनसे कैसे बचाव करना चाहिए। देखिए, रोग तो बहुत लगते हैं, लेकिन जैसे प्रमुख रोग प्रमुख रोग जैसे सफेद गेरुई लगती है, तुलासिता लगता है। अब ये जो सफेद गेरुई है, तुलासिता है, इसका अगर हम बीज शोधन कर लें, बीज शोधन अगर हम कर लेते हैं तो ये जो सफेद गेरुई और तुलासिता जो रोग है इससे हम बचाव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि वैसे तो हम थीरम की बात करते हैं कि 2.5 ग्राम थीरम 1 किलोग्राम बीज में मिला करके अगर शोधित कर लेते हैं तो बीमारियां नहीं लगेंगी। डॉक्टर साहब, कीट और रोग के साथ साथ एक और समस्या जो किसान भाइयों को बहुत परेशान करती है वो है खरपतवार की समस्या, उससे कैसे बचा जाए? उसके लिए खरपतवार के लिए तो जो हमारी फसल है, अगर उन्होंने किसान भाई ने बुआई कर दिया है तो बुआई कर देने के बाद तो पेंडीमेथिलीन एक दवा आती है, उसको बुआई करने के 2-3 दिन के अंदर 30 EC की दवा 3.3 लीटर 700 से 800 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से अगर किसान भाई प्रयोग कर देते हैं तो कोई भी खरपतवार जो है जो अगर जमने वाला होगा वो नहीं जमेगा। जब एक बढ़िया फसल किसान को प्राप्त हो जाती है तब उसको कौन कौन से वो कदम उठाने चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपनी फसल का ले सके?
देखिए, सबसे ज्यादा लाभ तो जहां तक फसल की बात है, सबसे पहले तो फसल की बात है कि अगर किसान भाई थोड़ा ध्यान दें जी, तो उनको लाभ बहुत अच्छा हो सकता है। पैदावार जब अच्छा होगी तो लाभ निश्चित रूप से जो है अच्छा होगा। तो इसके लिए हम लोग ये सलाह देते हैं एज ए वैज्ञानिक कि एक तो सरसों की फसल में बिरलीकरण किसान भाई नहीं करते हैं। अच्छा। यानी जो घने पौधे हैं उनको निकाल करके और 15 सेंटीमीटर की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी अगर 45 सेंटीमीटर वो रखते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी पैदावार होगी और अच्छा लाभ उनको मिल सकता है। बहुत उपयोगी आपने जानकारी दी। हम आशा करते हैं हमारे किसान भाई इसका बहुत बहुत फायदा उठाएंगे। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। कुछ क्षेत्रों में कभी कभी आसमान पर हल्की सी धुंध भी छाई रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में मौसम में किसी खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान में कुछ कमी आ सकती है। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। खेत की नमी का सदुपयोग करते हुए रबी फसलों की बुआई का कार्य करें। जो किसान भाई आलू की खेती करना चाहते हैं वे यथाशीघ्र इसकी बुआई का कार्य करें। जो किसान भाई गन्ने की खेती करना चाहते हैं वे भी खेतों की नमी का फायदा उठाते हुए गन्ना की उत्तम प्रजातियों का प्रबंध कर बुआई का कार्य करें। शरतकालीन गन्ने की बुआई में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर एवं कूड़े की गहराई 10 सेंटीमीटर रखें। गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच उपलब्ध संसाधनों के अनुसार आलू 1 पंक्ति, लहसुन 4 पंक्ति, मटर फली 2 पंक्ति, लाही 2 पंक्ति, सौंफ, धनिया, मसूर आदि शरतकालीन सब्जियां अंतः फसलों के रूप में लगाएं। रबी सब्जियों की तैयार पौध की रोपाई करें तथा रोपित पौध में निराई गुड़ाई, टॉप ड्रेस जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। नमी का लाभ उठाते हुए बागों की जुताई गुड़ाई करके सफाई रखें। पपीते के नए बाग लगाने हेतु पौधों की रोपाई करें। तो किसान भाइयों, यह थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।